students, welcome to my YouTube channel. So now SY become के कॉर्पोरेट जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर लिक्विडेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। लिक्विडेशन क्या एक दो से अगर और इम्पोर्टेंट मिले और अगर इम्पोर्टेंट रहेंगे तो मैं वो भी उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब जो है लिक्विडेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में दैट इज SY become में अमालगमेशन अकाउंट्स। ठीक है, अमालगमेशन अकाउंट्स नॉर्मली अमालगमेशन होता क्या है वो सारी चीज पहले समझ लेते थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद उसके सेंस हो जाए। तो इजी चैप्टर है थोड़ा, अगर लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है और जितनी चीज मैं समझाऊं उतना भी करके जाओगे ना, इट इज मोर देन फिजिबल कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अमालगमेशन क्या होता है वो बता। देखो अमालगमेशन क्या होता है, सिंपल सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं। सपोज दो कंपनी है, यहाँ पे मैं जो बताऊँ ये दो कंपनी है एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दो कंपनी अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है अपने हिसाब से। उन्होंने अगर सोचा कि हम दोनों मिल जाए और एक कंपनी अलग बना दे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा और हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारे पास। तो इन इन दैट सिनारियो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक तीसरी नई कंपनी बनाते हैं। दैट इज व्हाट अमाल्गमेशन इज ऑल अबाउट। सिंपल है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो ओल्ड कंपनी जो है, ये जो ओल्ड कंपनी है वो बंद हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी, एक्स कंपनी भी क्लोज हो जाएगी, वाई कंपनी भी क्लोज हो जाएगी और जेड कंपनी नई ओपन होगी। ये दोनों की जगह पे, एक्स और वाई की जगह पे जेड कंपनी जो है नई ओपन होगी इन दोनों की जगह। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमाल्गमेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पे ऐसा हो कि कोई एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को परचेज कर लिया। क्या किया, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को परचेज कर लिया तो वाई कंपनी को क्लोज हो गई, वाई कंपनी क्लोज हो गई। लेकिन फिर भी एक्स कंपनी तो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, उसने वाई कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर जोड़ दिया। तो इन दैट सिनारियो उसको क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्ब कर लिया, किसी को निगल लेना। एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, किसी को निगल लेना, तो उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे वही चीज उन्होंने बोली है। तो अगर ऐसा हो कि दो कंपनी क्लोज हो रही है, तीसरी कंपनी फॉर्म हो रही है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अमाल्गमेशन। लेकिन कहीं पे ऐसा हो रहा है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को निगल लिया, मतलब परचेज ही कर लिया, तो सामने वाली कंपनी का तो एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा एंड तीसरी कंपनी बनेगी। डन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अमाल्गमेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस decide to combine, a new company is formed to take over this business. This process is known as acquisition. डन है, एकदम सिंपल से डेफिनेशन जो मैंने बताया वही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लॉजिकली बताओ तो क्या होगा, एक्स एंड वाई कंपनी ने एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और अब एक्स वाई कंपनी बना लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, या तो एक्स वाई लिमिटेड या जेड लिमिटेड जो मैंने बताया। ठीक है, एक्स जेड लिमिटेड होगा, कर लेता हूँ जेड लिमिटेड। एक्स और वाई कंपनी दोनों बंद हो जाएगी, अब क्या मिलेगा, जेड कंपनी, जेड लिमिटेड। तो इन दैट सिनारियो होगा क्या, ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये दोनों क्लोज करनी पड़ेगी ना हमें, ये दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, ये दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्लोज करने पड़ेंगे इन दिस सिनारियो। ये जो है चीज, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज है मतलब ये जो दोनों कंपनी है मुझे इसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा एंड ये जो नई कंपनी है उसका अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा। तो यही चीज उन्होंने बोली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को क्लोज करना पड़ेगा और ये इस नई कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। सिंपल है, यही पूरी प्रोसेस करनी है, यही पूरी प्रोसेस करनी है। 12th स्टैंडर्ड में आपने ये जो एक्स कंपनी, आपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना सीखा होगा, डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपनी को डिसॉल्व करना है। सिंपल है, तो कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कंपनी को मैं डिसॉल्व कर दूँ, ये दोनों जो कंपनी है जो बंद होगी और ये नई कंपनी, ये नई कंपनी ये दोनों कंपनी को बदले में कुछ देगी ना। सिंपल है, जो कंपनी बंद हो रही है उसको क्या बोलेंगे, वो कुछ मिलेगा ना उनके शेयर होल्डर्स को, उनके शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा। आप अपनी कंपनी बंद कर रहे हो तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो आप लोगे ना, कि भाई मेरी कंपनी बंद हो रही है, दूसरी कंपनी में मैं जा रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो ही मैं बेचूंगा अपनी कंपनी। तो एक्स कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे या ओनर्स होंगे उनको कुछ मिलेगा। कौन देगा, जेड लिमिटेड। और वाई कंपनी के भी जितने ओनर्स होंगे उनको जेड लिमिटेड कुछ ना कुछ देगा। तो जब कभी भी परचेजिंग कंपनी, ये जेड लिमिटेड मानी जाएगी परचेजिंग कंपनी और ये दोनों कंपनी मानी जाएगी वेंडर कंपनी। वेंडर, वेंडर मतलब क्या, सेलिंग कंपनी।
तो जब वेंडर कंपनी है, जो सेलिंग कंपनी जो है, वो परचेजिंग कंपनी को उनकी गुड्स अपनी बिजनेस सेल कर रही है, तो परचेजिंग कंपनी उसके बदले में कुछ ना कुछ अपनी कंपनी के शेयर्स देगी, डिबेंचर देगी, पैसा देगी। तो जो बदले में जो भी चीज शेयर होल्डर्स का या ओनर्स को दे, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। उसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। सिंपल है ना, कि परचेजिंग कंपनी अगर सामने वाली कंपनी का परचेस करना चाहती है बिजनेस, तो उसके बदले में उनको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो पेमेंट को क्या बोलेंगे? परचेस कंसिडरेशन। वो पेमेंट नई कंपनी का इक्विटी शेयर भी हो सकता है, नई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, नई कंपनी का डिबेंचर भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ देखो, परचेस कंसिडरेशन, इट इज अ प्राइस एट विच द बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी आर टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। वही लिखा है, परचेसिंग कंपनी टेकन ओवर। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको सीखना क्या है कि आप कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो सीखना है यहाँ पे। तो कितने रुपए होंगे? तो ये जो परचेस कंसिडरेशन है ना, उसको फाइंड आउट करने की दो मेथड, परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने की दो मेथड, एक है नेट एसेट मेथड और दूसरा है कंसिडरेशन मेथड। वो इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से दी होगी उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब सपोज आप सोचो, परचेस कंसिडरेशन पे कौन कर रहा है? ये सिनारियो में जेड लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन पे करेगा। किसको किसको? एक्स को और वाई को। एक्स को और वाई को पे करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करने पड़ेगा? जेड जितनी चीजें लेके जाएगा उतनी चीजों के लिए पेमेंट करेगा। इज दैट सिंपल, है ना? तो नेट एसेट मेथड मतलब क्या? नेट एसेट मेथड मतलब क्या? सिंपल सिंपल है, जितनी एसेट आप लेके जाओगे, जेड लिमिटेड जितनी भी एसेट लेके जाएगा उसका टोटल करो। ये रहा टोटल एसेट्स टेकन ओवर, जितनी एसेट्स वो लेके जाएंगे उसका टोटल करेंगे, एंड जितनी लायबिलिटी वो लेके जाएगा वो माइनस कर देंगे, बचेगा उसको क्या बोलेंगे? परचेस। ठीक है, बचेगा उसको क्या बोलेंगे? परचेस कंसिडरेशन। अगर सम के अंदर ऐसा दिया हो, अगर सम के आंसर ऐसा दिया हो कि ये एसेट इतने रुपए पे लेके जा रहे हैं, ये एसेट इतने रुपए पे लेके जा रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो वो इनडायरेक्टली नेट एसेट में, वो तो सम कराऊंगा उसमें अंदर बता दूंगा सब। तो ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि दो तरीके से आप परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो वैल्यू होगी, ये जो भी एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नेट एसेट मेथड में, हमेशा अग्रीड वैल्यू कंसिडर करेंगे। अग्रीड वैल्यू कंसिडर करेंगे। क्यों अग्रीड वैल्यू कंसिडर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो नई वैल्यू उन दोनों के बीच में अग्री होगी वही कंसिडर हमें करनी पड़ेगी। डन है। फिर आते हैं कंसिडरेशन मेथड के ऊपर। कंसिडरेशन मेथड मतलब सिंपल सिंपल है, अगर वेंडर कंपनी डायरेक्टली बोल देगी देखो भाई मैं आपकी कंपनी जो है उसको परचेज करने के लिए अपनी कंपनी के इतने इतने शेयर्स दूंगी, पर इतने इतने प्रेफरेंस शेयर्स दूंगी, इतने इतने कैश दूंगी और इतना इतना डिबेंचर दूंगी, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? जब डायरेक्टली आपको पता है कि कितने पैसे सामने वाली कंपनी देने वाली है, तो इन दैट सिनेरियो उसको क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन मेथड। सिंपल। ओके, तो यहाँ पे कंसिडरेशन मेथड के दो तरीके हैं, नेट एसेट एंड कंसिडरेशन मेथड। मोस्ट प्रोबेबली नेट एसेट आपको ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि नेट एसेट में क्या होगा? आपको कैलकुलेट करना है, परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उसके अंदर से भी साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अब नेट परचेस कंसिडरेशन हमेशा, परचेस कंसिडरेशन पीसी जो बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन हमेशा ओनर्स को ही पे किया जाता है, हमेशा ओनर्स को ही पे किया जाता है। मतलब एक्स वाई लिमिटेड जो है उनके शेयर होल्डर्स जितने भी होंगे, मतलब कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा वही परचेस कंसिडरेशन का, सिंपल है, वही परचेस कंसिडरेशन में आएगा। ये याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एक्स लिमिटेड जो है उसका डिबेंचर होल्डर्स जो है उसको भी पे किया, उसको भी पे किया, तो वो नेट एसेट में आएगा, परचेस कंसिडरेशन में नहीं। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए इतना याद रखना जरूरी। आगे बढ़ते, अगर आपकी वैल्यू, फिर आपको क्या करना है? परचेस कंसिडरेशन को नेट एसेट के साथ कंपेयर करना है। परचेस कंसिडरेशन को नेट एसेट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम का, ये दो चीज। परचेस कंसिडरेशन को नेट एसेट के साथ कंपेयर करना है। अगर परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट से बड़ा है तो गुडविल आपको कंसिडर करना है। अगर नेट एसेट परचेस कंसिडरेशन से बड़ा है तो कैपिटल रिजर्व होगा। देखो लॉजिकली बता देता हूँ, परचेस कंसिडरेशन मतलब क्या? कितना पे कर रहे हो आप वो, और नेट एसेट मतलब क्या? नई कंपनी को कितना मिल रहा है। आप जो पे कर रहे हो उससे कुछ कम मिल रहा है आप, तो फिर आपने गुडविल पे किया उनको, सिंपल है। लेकिन आप जो पे कर रहे हो उससे कुछ ज्यादा आपको मिल रहा है, मतलब नेट एसेट से, नेट एसेट मतलब क्या? जो चीज आपको मिल रही है और उसके सामने जो पे कर रहे हो वो थोड़ा कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। डन है, तो इतनी चीज आपको कंसिडर करनी है। अब स्टेप्स, ये आपको पूछ सकते हैं बिग सम के अंदर, बड़े सम के अंदर आपको ये पूछेंगे कि वेंडर कंपनी जो है, मतलब एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी, वो दोनों कंपनी को क्लोज करना है आपको,
उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए आपको कौन से ट्रांजेक्शन करने हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लोज करने के लिए आपको इतनी एंट्रीज करनी है। इतनी एंट्रीज, ये जो एंट्री है 8 एंट्री, मैंने 8 से 10 एंट्री बताई है। तो क्लोज करने के लिए स्टेप्स याद रख लेना, इतने अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट अलग से बनेगा, ठीक है। तीसरा बनेगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट। फोर्थ अकाउंट बनेगा हमेशा बैंक अकाउंट। फिफ्थ अकाउंट बनेगा जो चीज परचेजिंग कंपनी ने आपको दी है, क्या, जो चीज परचेजिंग कंपनी ने आपको दी है, मतलब मे बी इक्विटी शेयर्स दिया हो, प्रेफरेंस शेयर्स दिया हो, डिबेंचर्स दिया हो, जितनी जितनी चीज उन्होंने दी है उसके अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर्स लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। मे बी प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया हो, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इतने अकाउंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। इतने अकाउंट्स अगर आपके बन गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली एंट्री ये करनी है। सबसे पहली ये 3 एंट्री जो है, ये 3 एंट्री ऐसा बोला जाता है कि बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए होती है। ये 3 एंट्री बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए होती है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में जाओ, जो आपको बैलेंस शीट दी है सबसे पहले बैलेंस शीट में जाओ। कौन किसकी बैलेंस शीट, जो सेल कर रहा है उसकी बैलेंस शीट, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट में जाना है। जितनी भी एसेट्स है आपकी, जितनी भी एसेट्स है एक्सेप्ट दैट फिक्टिशियस एसेट, जो खर्चे होंगे पीएनएल दिया होगा डेबिट पे, वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट जो भी होती है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं कंसिडर करना। जितनी एसेट्स है ना वो रियलाइजेशन की डेबिट पे लिख दो। रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट, जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट पे लिख दो। सारी बैलेंस शीट की वैल्यू, जो वैल्यू दी है ना उसी को। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप सम कराऊंगा तब इसके साथ रिलेट करके ही कराऊंगा, ठीक है। तो ये करना है। फिर उसके बाद जितनी भी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को आपको रियलाइजेशन की क्रेडिट पे, लायबिलिटी को रियलाइजेशन की क्रेडिट पे ओनली बैलेंस शीट की वैल्यू। लायबिलिटी बोल रहा हूँ, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोल। उसके नीचे जो लायबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, दोनों को आपको क्या करना है, सीधा सीधा बाय करके लिख देना है, बाय लायबिलिटीज करके वहां पे जो भी अमाउंट है रियलाइजेशन की क्रेडिट पे लिख दो। फिर आपको क्या करना है, जितने भी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो आपको शेयर होल्डर्स की क्रेडिट पे लिख देना है, शेयर होल्डर्स की क्रेडिट पे देख दो। रिजर्व्स को डेबिट कर दो और शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो यहाँ पे बोला ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसकी क्रेडिट पे करना है। तो जितना रिजर्व्स एंड कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्रेडिट पे आ जाएगा। एंड जितनी लॉसेज है और जितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की डेबिट पे। सारी चीज आ गई। देखो ये 3 एंट्री अगर मैंने की, ये 3 एंट्री अगर की तो मेरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई, मेरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई। बैलेंस शीट जैसे ही क्लोज होगी आपको परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करना। परचेज कंसिडरेशन आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया होगा, उसकी एंट्री हमेशा क्या करनी है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। परचेजिंग कंपनी अकाउंट जो आपने ओपन किया होगा वहां पे डेबिट पे लिखना है वो अमाउंट जो आपने परचेज कंसिडरेशन में फाइंड आउट किया है, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट पे लिखना है वो, ठीक है। फिर दूसरा, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने के बाद वो परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करना पड़ेगा। वो रिसीव की एंट्री क्या होगी, जितनी जितनी चीज सामने वाली कंपनी ने आपको दी है वो डेबिट करो और परचेजिंग कंपनी जिसने दी है उसको क्रेडिट कर दो। तो आपको पैसे भी मिल सकते हैं, इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी भी मिल सकता है, डिबेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, जितनी जितनी चीज आपको मिली है वो डेबिट करेंगे और जिसने पे की है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो परचेजिंग कंपनी ने आपको पे की है ना, आप वेंडर कंपनी हो, परचेजिंग कंपनी ने आपको जितना दिया तो प्लीज वो कंपनी गिवर है, इसी वजह से उसको मैं क्रेडिट किया। डेबिट किसको किया, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट, डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, ये सारी चीज डेबिट करेंगे और परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट करेंगे। फिर आते हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि अब अ, अगर वेंडर कंपनी जो होती है ना या परचेजिंग कंपनी जो होती है ना वो सारी एसेट्स लेके नहीं जाती है, सारी लायबिलिटी नहीं लेके। अब मैं परचेजिंग कंपनी हूँ, आप सेलिंग कंपनी हो, मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो यार आपकी कंपनी का जो ये जो एसेट है ना वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप फिर उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं लेके जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ कुछ एसेट ऐसी होगी जो आप नहीं लेके जाओ, वो सामने वाली कंपनी नहीं लेके गई, तो उसको हमें खुद से सेल करना पड़ेगा। तो अगर खुद से सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, सिंपल है। पैसे आए रियलाइजेशन की क्रेडिट पे लिखो, सिंपल, बाय बैंक करके, और बैंक की डेबिट पे भी लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद कोई लायबिलिटी वो लोग नहीं लेके गए तो लायबिलिटी को पे ऑफ कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, सिंपल सिंपल से एंट्री है। हाँ, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर हमें पे करना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक जो भी होगा, रियलाइजेशन की डेबिट पे टू बैंक लिखना है, बैंक की क्रेडिट पे बाय रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर की एंट्री करनी पड़ेगी। एंड एट लास्ट
ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल देना। प्रॉफिट आया लॉस आया, क्लोज करके जहां पे बैलेंस आया ना इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डाल दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट की क्रेडिट पे आ जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो ये उसी की एंट्री है। अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, अगर लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन आएगा, सिंपल है। एंड देन फाइनल सेटलमेंट, जितनी भी चीज आपको डिबेंचर मिला है, प्रेफरेंस शेयर्स मिला है या पैसे मिले हैं, वो अपने मतलब हम अभी वेंडर कंपनी है, हमारे शेयर होल्डर्स को वो चीज जो मिली है हमें वो उनको देनी पड़ेगी। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट पे लिख लो, जितनी जितनी चीज उनको आपको देनी है, शेयर्स शेयर्स देने हैं, डिबेंचर्स देने हैं, बैंक अकाउंट में देना है, तो वो डेबिट कर दो। दैट्स इट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतने पैसे हमने दे दिए, उतने शेयर्स भी दे दिए, उतने प्रेफरेंस शेयर्स भी दे दिए, सारी चीज दे दी। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इतनी चीज है आपके कितने, वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं आ सकती कि वेंडर की बुक को आपको क्लोज करना है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता वेंडर। ओके, वेंडर में इससे ज्यादा नहीं आ सकता। देन आई होप सो अच्छा लगा होगा। ये सब इंट्रोडक्शन है, सम कराऊंगा तो और लॉजिकली समझ आता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है इतने ही सम कराऊंगा जो जरूरी होंगे, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ये कॉर्पोरेट का, अमालगमेशन का, कि सारी चीजें करने जाओगे तो मे भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट छूट भी सकती, तो इंपॉर्टेंट चीज करना ही सही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड इफ यू थिंक आपको ये हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।